हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए ई कॉमर्स टॉपिक को देखने वाले हैं। जो ई कॉमर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आपने इस सिंगल वीडियो को देख लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस को आप सही कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी बेहतर तरीका से सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू कराऊंगा। राइट, ये जो सेक्शन है काफी छोटा सेक्शन है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस 5 से 6 आपको आते ही आते हैं। राइट, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहो और अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चलता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने। राइट, तो देखो जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है, विच बेस्ट डिफाइंस ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स, आपको ई कॉमर्स जानने से पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कॉमर्स क्या होता है। राइट, जब तक आप कॉमर्स नहीं जानेंगे तो फिर आप ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या जानेंगे। राइट, तो देखो कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ जो सवाल है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, मतलब जो पहले के ज़माने में हमारा कॉमर्स चलता था। आजकल आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो हमारा कॉमर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बन चुका है। मतलब ज़्यादा चीज़ें हम लोग ऑनलाइन परचेज और सेल करना शुरू कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो सवाल है कि यार अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आया है, आज से 10 साल पहले। राइट, पहले कैसे चीज़ें कॉमर्स की जाती थी, मतलब पहले कैसे चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, तो वो की जाती थी हमारा कॉमर्स की हेल्प से। मतलब कॉमर्स क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडिशन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो। राइट, तो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था इसका मतलब है कि फिजिकली आप सारा चीज फिजिकली करते थे। फिजिकली जैसे अगर आपको सपोज कर लो आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो आप जाते थे दुकान पे और वहां से कपड़ा खरीद के लेके आते थे। आप जाते थे और आते थे, मतलब आप फिजिकली गए हैं और लेकर आए हैं। हालांकि ये चीज़ें आज भी चलती हैं, जो कपड़ा का दुकान है उस पर हम लोग खुद जाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो चुकी हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से। तो हमें इसका डिफिनेशन जानना है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था। तो फिजिकली हम लोग गुड्स को या फिर सर्विसेज को जाके वहाँ डिलीवर करते थे। राइट, तो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना पैसों के लिए, बिल्कुल सही बात है। बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, जब ऑनलाइन की बात आएगा तो वहां आ जाएगा ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। राइट, और जब हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स है तो उसमें ऑनलाइन नहीं आएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत। शेयरिंग डिजिटल मीडिया, जहां डिजिटल का बात आएगा तो क्या हो जाएगा वो, अगर डिजिटल मीडिया का बात आएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई। राइट, तो इस केस में ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था, ट्रेडिशनल कॉमर्स, इसमें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था। फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था तो आप क्या बोलोगे कि भैया यार उसमें फिजिकली हम लोग गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करते थे और साथ ही साथ उसमें फेस टू फेस हमारा कम्युनिकेशन होता था, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स ये है कि इसमें हम सारा का सारा चीज ऑनलाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प से करते हैं। जैसे अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ हमें मंगाना है तो मैं अपने फ़ोन से ऑर्डर करूंगा, ना कि मैं फ्लिपकार्ट का जो दुकान है या फिर जो उसके पार्टनर्स हैं उनके दुकान पे जाऊंगा और जाकर वहाँ फिजिकली ऑर्डर करूंगा। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा ई कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक, तो आप ऑप्शन को पढ़ो। रूल्स फॉर मैनेजिंग फिजिकल स्टोर्स, जब इलेक्ट्रॉनिक है तो फिजिकल यहाँ क्या करने आ रहा है, इसको काटो काटो इसको। लेयर्ड स्ट्रक्चर सपोर्टिंग ई कॉमर्स टेक एंड बिजनेस। ओके, पॉलिसी फॉर मीडिया कन्वर्जेंस। मीडिया कन्वर्जेंस मतलब मीडिया को एक साथ इकट्ठा करना। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का फ्रेमवर्क है, नहीं, ये हमारा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। मीडिया कन्वर्जेंस ये तो हमारा मल्टीमीडिया का चीज हो गया। राइट, जो मीडिया को अगर मैं एक साथ एकत्रित कर रहा हूं वो हमारा मल्टीमीडिया का पार्ट हो गया, लेकिन हमें यहाँ ई कॉमर्स का देखना है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर सपोर्टिंग ई कॉमर्स, एक ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर जो ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, उसके टेक को और उसके बिजनेस को। तो इस केस में मैं बी के साथ जाऊंगा। तो अभी सवाल है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है।
जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें 3-4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारा सर्विसेज, फिर हमारा एप्लीकेशंस और एक और आता है पॉलिसीज। तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ई कॉमर्स है उसके लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो 4 हैं, एक हो जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सर्विसेज, तीसरा हो जाएगा एप्लीकेशंस और चौथा हो जाएगा पॉलिसीज। तो इसको आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, हाउ इज मीडिया कन्वर्जेंस डिफाइंड इन ई कॉमर्स। तो इसके पहले वीडियो में ही इसके पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि कन्वर्जेंस मतलब होता है इकट्ठा करना। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, एक साथ रखना। तो जो मीडिया कन्वर्जेंस है वो ई कॉमर्स में कैसे डिफाइंड है, सेपरेटिंग कम्युनिकेशंस, सेपरेटिंग मतलब अलग करना, और मैंने क्या बताया कन्वर्जेंस मतलब इकट्ठा करना, तो सेपरेट हो जाएगा नहीं। कंबाइनिंग टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो इनटू वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके। यूजिंग वन टेक्स्ट बेस्ड प्रमोशंस, नहीं। इसमें क्या है, कन्वर्जेंस मतलब कंबाइन करना, तो कंबाइन करो टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसको मैं बोल दूंगा क्या, मीडिया कन्वर्जेंस। जो कन्वर्जेंस होता है मीडिया कन्वर्जेंस, उसका ऑपोजिट होता है मीडिया डाइवर्जेंस। इसका ऑपोजिट क्या होता है, मीडिया डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या होता है यहाँ, डाइवर्जेंस, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट का और बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि कौन सा है कॉमन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो कॉमन टाइप्स कौन कौन है, क्या बिजनेस टू कंज्यूमर है, यस, ये भी हमारा है। अब देखो, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब डायरेक्ट जो बिजनेस है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेंड कर रहा है। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, मतलब जो बिजनेसेज हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इस, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अगर मैं कोई चीज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा हूँ, अमेजॉन से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसके जो सेलर्स हैं वो डायरेक्ट मेरे पास डिलीवर करेंगे। डायरेक्ट, मैं कंज्यूमर हूँ, राइट, मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट मेरे पास प्रोडक्ट चल के आएगा। ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे हमारा OLX हो गया, OLX, जैसे बोलते हैं ना OLX पे बेच दो। जो पुरानी चीज होती है उसको हम लोग OLX पे बेचते हैं। जैसे मानो मेरा लैपटॉप है जो पुराना हो गया है, जिसका स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मुझे और तगड़ा स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, OLX पे इसका फोटो लेके इसका सारा स्पेसिफिकेशन, कब परचेज किया था, कितना इसका दाम मैं रख रहा हूँ, कितना प्राइस रख रहा हूँ, मैं सबको OLX पे अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, राइट। तो फिर कोई दूसरा कंज्यूमर होगा जिसको इस रेंज में लैपटॉप चाहिए, वो उसको सर्च करेगा और मैं डायरेक्ट उस कंज्यूमर को डिलीवर कर दूंगा, उसको बेच दूंगा। ये हमारा एग्जांपल हो गया OLX। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, ये हमारा क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कंपनियां होती हैं, वो दूसरे रिटेलर्स को बेचती हैं या फिर होल सेलर्स को बेचती हैं। होल सेलर्स और रिटेलर्स को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बेचती हैं, रिटेलर, राइट। ये हमारा हो गया बिजनेस टू बिजनेस। तो बोल रहा है कौन सा इसका कॉमन टाइप्स है, तो मैं देख रहा हूं कि B2C है, C2C है, B2B सारे हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। तो और भी काफी टाइप्स के हमारे पास ई कॉमर्स है, मैं सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं, क्योंकि यार एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि बिजनेस टू बिजनेस का एक एग्जाम्पल बताओ। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है उसका एग्जाम्पल बताओ, क्या होगा, राइट। तो आपको आना चाहिए। तो ये है कुछ फेमस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, कुछ टाइप्स ऑफ फेमस ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स और उनके एग्जाम्पल्स। इसको करना है याद, इसको याद करना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा C2B इसका फुल फॉर्म बताओ, बोल देगा C2B इसका फुल फॉर्म बताओ, बोल देगा G2C इसका फुल फॉर्म बताओ। और जिसने नहीं पढ़ा है क्या उसका फुल फॉर्म बता सकता है, जो नहीं पढ़ा है क्या फुल फॉर्म बता देगा, नहीं बता सकता है। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब B2C, इसका एग्जाम्पल हो गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। बिजनेस टू बिजनेस B2B मतलब अली बाबा, फिर इंडिया मार्ट, फिर थॉमस नेट। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर जैसे eBay, OLX मैंने बताया है। फिर कंज्यूमर टू बिजनेस अपवर्क, फाइबर, शटरस्टॉक। बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पोर्टल्स। सिटीजन्स टू गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑनलाइन टैक्स। मोबाइल ई कॉमर्स, M कॉमर्स इसको बोलते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। सोशल कॉमर्स, इंस्टाग्राम, शॉपिंग, फेसबुक, और भी पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज आपको समझना है।
और मैं तो बोलूँगा इस टेबल को याद करना है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, इसका एग्जाम्पल बताओ, या फिर G2C का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है, तो एग्जाम में चक्कर आ जाएगा, आपसे बनेगा नहीं, राइट। तो इसको याद करो। नेक्स्ट, व्हाई इज नेटवर्क एसेंशियल इन ई कॉमर्स। देखो, वो चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, चाहे अगर आपको कुछ भी करना है जिसमें बहुत सारे लोगों तक आपको डेटा पहुंचाना है, आपको अपना काम पहुंचाना है, आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, सर्विस पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। नेटवर्क बहुत जरूरी है। अगर आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप एक कुएं की मेंढक बन के रह जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा, आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई यूज नहीं करेगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं अगर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक आदमी को पढ़ा रहा हूँ, 2 आदमी को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरे पढ़ाने से कोई मतलब है? नहीं मतलब है। जब तक मैं बहुत मासेस को नहीं पढ़ाऊँ, जब तक मैं ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ाऊँ, अपने ज्ञान को ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचाऊँ, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कैसे पहुँचेगा? वो पहुँचेगा नेटवर्क की हेल्प से। अगर हमारी नेटवर्क अच्छी रहेगी, अगर हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी करा ली, अगर हमसे लोग जुड़ गए, तब जाके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर पाएंगे और हमें फायदा पहुंचा पाएंगे, राइट। तो बोल रहा है कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स, इसमें नेटवर्क जरूरी क्यों है? इनेबल्स रियल टाइम रिमोट ट्रांजेक्शंस, ओके, लिमिट्स यूजर एक्सेस टू लोकल कंटेंट। क्या जो नेटवर्क है, नेटवर्क के आने से हमारे जो यूजर्स हैं वो लोकली ही रह पाएंगे, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, लिमिट हो जाएगा उसमें? नहीं, ये तो उल्टा है। रिप्लेसेज ऑल फिजिकल बिजनेस प्रोसेस। क्या जो नेटवर्क है वो सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस को रिप्लेस कर देगा? ऐसा थोड़ी है भाई, सारे कहाँ से कर देगा। इनेबल्स रियल टाइम रिमोट ट्रांजेक्शन। नेटवर्क की हेल्प से आप क्या करते हैं कि कहीं से बैठ के, जैसे मानो मुझे अगर फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करना है, फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, और आपको पता है कि फ्लिपकार्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचता है, उस पर बहुत सारे सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, उस पर क्या है, बहुत सारे सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट उस सेलर्स को करता है अपना कमीशन काट के। तो नेटवर्क के हेल्प से ये चीज़ें हो पाती है रियल टाइम में। अगर मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ तो उसी क्षण फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है कि हाँ पेमेंट हो चुका है, और वो हमको रिसीट दे देता है और बता देता है कि तुम्हारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, राइट। तो इस केस में मैं आंसर ए को मानूंगा और ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मार्केट फोर्स ड्राइव्स द ग्रोथ ऑफ हाईवे। कौन सा मार्केट फोर्स है जो हाईवे करता है? हाईवे मतलब इंफॉर्मेशन हाईवे, हाईवे मतलब इंफॉर्मेशन, और वे का मतलब हाईवे, इंफॉर्मेशन हाईवे। ये क्या करता है? डिजिटल इंस्ट्रक्शंस है जो सपोर्ट करता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को। हाईवे मतलब इंफॉर्मेशन हाईवे, एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन जिसके हेल्प से इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो क्या है? राइजिंग डिमांड फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट, डिक्लाइन इन मोबाइल यूजेस। बोला इंफॉर्मेशन मतलब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होंगी, और कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, तो क्या डिक्लाइन हो जाएगा मोबाइल यूजेज में? नहीं। लिमिटेड ग्लोबल एक्सेस, अगर मैं इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ, तो क्या उसमें लिमिट लग जाएगा? लिमिटेड ग्लोबल एक्सेस नहीं, मुझे तो इसको इंक्रीज करना है, इसको अनलिमिटेड करना है, कि जितने ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँच पाएंगी उतना फायदा होने वाला है, उतना मेरा कॉमर्स बढ़ेगा, राइट। तो क्या लिमिटेड हो जाएगा? नहीं। राइजिंग डिमांड फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट, अगर मेरा इंफॉर्मेशन हाईवे बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिफाइज एज अ नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट इन ई कॉमर्स। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट की तरह ई कॉमर्स में काम करता है, और सिंपल वर्ड में बोले तो ई कॉमर्स में कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो नेटवर्क एक्सेस में काम आते हैं, मतलब जिसके हेल्प से नेटवर्क को हम एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस मतलब नेटवर्क का एक्सेस किसके हेल्प से होता है? क्या राउटर और मॉडेम की हेल्प से होता है? बिल्कुल सही बात है। राउटर हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, बिल्कुल सही बात है। क्या इथरनेट स्विचेज करता है? बिल्कुल, जो इथरनेट केबल होता है उसके हेल्प से भी हमारा
जो इंटरनेट है, हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होता है। क्या सीसीटीवी कैमरा हो जाएगा? देखो, ई कॉमर्स में सीसीटीवी कैमरा का कोई रोल नहीं है। जो ई कॉमर्स है इसका नेटवर्किंग में कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें दिखाता है, राइट, जो हमारे, अगर हम अनअवेलेबल रहते हैं फिर भी हमारे जगह मॉनिटरिंग का काम करता है। तो अगर मॉनिटरिंग का काम रहता तो सीसीटीवी कैमरा हो जाता, लेकिन यहाँ नेटवर्क एक्सेस का है तो सीसीटीवी कैमरा को मैं काट दूंगा। और ए और बी मेरा आंसर मुझे दिख रहा है तो मैं मार दूंगा बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर? बोला जो ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंटरनेट का क्या रोल है? तो मैं आपको पहले ही दूसरे क्वेश्चन में बताया हूं कि इंटरनेट मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जिसके हेल्प से मैं लार्ज स्केल पे लोगों के पास पहुंच पाऊंगा। मैं पूरा ग्लोबली चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता हूं अगर हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास नेटवर्क है और हमारे पास करने की जज्बा है। तो मैं यहाँ बैठ के, इस रूम में बैठ के मैं हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूं, राइट, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो बोला इंटरनेट का काम क्या है? इनेबल्स ग्लोबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो इंटरनेट है उसके हेल्प से हम लोग ग्लोबली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को इनेबल कर सकते हैं, सही बात है। सपोर्ट्स ओनली लोकल इंटरनेट सिस्टम, क्या जो इंटरनेट है उसके हेल्प से हम लोग केवल लोकल इंटरनेट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं? केवल, ओनली लगा है, नहीं जी, लोकल ग्लोबल सब करते हैं। ब्लॉक्स क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, क्या जो इंटरनेट है वो क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करता है? नहीं, ये तो इन्हांस करता है, ये तो और सपोर्ट करता है कि जितना क्लाइंट सर्वर बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है उसको। तो इस केस में जो हमारा आंसर सही से निकल के आ रहा है वो है कि हम लोग ग्लोबली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस की इंटरनेट टर्म्स? बोल रहा है कि कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें इंटरनेट के जो टर्म्स हैं वो सही हैं। आईपी मतलब यूनिक डिवाइस आईडी, सही बात है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि किसी भी डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसको इंटरनेट पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। देखो, इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है जो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब इंटरनेट पे कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा भी डिवाइस है? तो उसके लिए उसका एक यूनिक आईडी है जिसके हेल्प से पता चलेगा कि मेरा भी डिवाइस इंटरनेट पे है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि जो ब्राउजिंग की प्रोसेस है, जो सारी प्रोसेस है वो चल पाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ google.com, सपोज एग्जाम्पल है google.com, अगर मैं क्रोम पे सर्च करता हूँ google.com, तो google.com कैसे ओपन होता है? google.com तो इसका डोमेन नेम है, इसका तो डोमेन नेम है, राइट। तो क्या होता है, जो हमारा google.com है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस मान लो कुछ है, जैसे मान लो 123.2. कुछ भी है मान लो, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है वो ट्रिगर होता है और उस पे हमारा रिक्वेस्ट जाता है और फिर सर्वर उसके डेटा को या फिर उस वेबसाइट को हमें सर्व करता है, राइट। तो डीएनएस क्या हो गया? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। टीसीपी आईपी, ये तो हमारा इंटरनेट का बैकबोन प्रोटोकॉल है, जो डेटा ट्रांसफर का एक प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस केस में जो हमारा इंटरनेट का टर्म्स है वो तीनों का तीनों मुझे दिख रहा है, तो मैं इस केस में डी के साथ जाऊंगा और डी मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इंटरनेट सोसाइटी प्राइमरली डू? तो सबसे पहले आपके पास यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ISOC, आई से इंटरनेट, SOC से सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी। तो इंटरनेट सोसाइटी का काम क्या है, राइट। तो ये क्या करता है? इन्फोर्स ई कॉमर्स लॉ। जो हमारे पास इंटरनेट सोसाइटी है, क्या वो इन्फोर्स ई कॉमर्स लॉ? अगर लॉ की बात हो रही है तो गवर्नमेंट करेगा। जो लॉ होता है उसको कोई सोसाइटी थोड़ी बना देगा, उसको गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। डेवलप्स इंटरनेट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, यस। जो सोसाइटी है या फिर कोई स्टैंडर्ड है वो इंटरनेट की पॉलिसी बना सकता है कि हाँ इंटरनेट ऐसी काम करनी चाहिए। अगर उसी पॉलिसी को एज अ लॉ बनाना होगा तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड है, जो कंपनी है, वो सरकार के पास अप्रोच करेगी और उनसे लॉ बनवाएगी कि इस टाइप के लॉ होने चाहिए। अगर कोई भी ई कॉमर्स का लॉ को इन्फोर्स करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट जानती है, ना कि कोई भी सोसाइटी जानता है।
मैनेजेज एन NFS नेट हार्डवेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखो, और मैं तो बोलूंगा इसको याद कर लो। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क NSF नेट का फुल फॉर्म होता है। तो बोला कि जो इंटरनेट सोसाइटी क्या करता है, इंटरनेट सोसाइटी हमारे पॉलिसीज और स्टैंडर्ड को डेवलप करता है, ना ही चीजों को इन्फोर्स करता है, राइट। नेक्स्ट, विच मेथड हेल्प्स सिक्योर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बोल रहा है कौन से मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्लाइंट और सर्वर के नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर कैसे कर सकते हैं? यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। अगर यूजर को हम ऑथेंटिकेट करें कि क्या जो सच में यूजर है, जो रियल में यूजर है, क्या वही है, तो हमारा चीजें बन सकती हैं। ओपन फाइल शेयरिंग एंड गेस्ट एक्सेस, अगर हम ओपन फाइल शेयरिंग कर देंगे, मतलब सबके लिए फाइल्स को अवेलेबल करा देंगे, और जो गेस्ट हैं, जो मतलब जो फर्स्ट बार यूजर्स आ रहे हैं, वो गेस्ट यूजर्स हैं, उनको भी सारी चीजें का एक्सेस मिल जाएगा, तो क्या सिक्योर होगा? नहीं, ये तो काफी चोरी वाला काम हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा, ब्रीच कर जाएगा। डिजेबलिंग फायरवॉल्स, अगर मैं फायरवॉल्स को डिजेबल कर दूंगा तो सिक्योरिटी तो रहेगी ही नहीं। अगर मैं फायरवॉल क्या है? फायरवॉल ये है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, नेटवर्क के बहुत सारे जब ट्रैफिक हो जाते हैं तो उसको रोकता है। तो उसको अगर हम डिजेबल कर देंगे तो रोकेगा ही नहीं, ये तो चोरमदारी का काम हो गया, इसको भगाओ। तो इस केस में मेरा आंसर ये देखने को मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द कॉमन थ्रेड्स इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो बोल रहा है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कॉमन थ्रेड्स क्या है? क्या मालवेयर एंड फिशिंग है? क्या सेशन हाईजैकिंग है? क्या स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल? अगर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन हम लोग रखते हैं तो क्या वो खतरा की बात है? अगर हम लोग बहुत तगड़ा, बहुत सिक्योर पासवर्ड रख रहे हैं तो क्या उससे हमारा खतरा हो जाएगा, उससे कोई थ्रेट्स हो जाएगा? नहीं, ये तो हमारा गलत है। मालवेयर एंड फिशिंग, अब मालवेयर क्या होता है? देखो मालवेयर क्या होता है, जैसे वायरस हो गया, वायरस, जैसे वर्म्स हो गया, जैसे स्पाईवेयर्स हो गया, वायरस, वर्म, स्पाईवेयर्स। सेशन हाईजैकिंग का क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो हैकर्स है, हैकर्स हमारे सेशन को वापस ले लेते हैं, टेक्स ओवर सेशन। जैसे मानो ऐसे समझो, जैसे मानो मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, जैसे मानो कि मैं यूट्यूब पे सेशन ले रहा हूँ, राइट, और कोई हैकर है जो मेरे अकाउंट को हैक कर लिया और अब वो लाइव लेने लगा। पहले लाइव मैं ले रहा हूँ और पता नहीं कैसे उसको मेरा यूजर आईडी या पासवर्ड या फिर और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पता चल गया और उसने मेरे यूट्यूब का हैक कर लिया और अभी लाइव वो है अपने लैपटॉप से, तो मेरे सेशन को टेक ओवर कर लिया है, राइट। तो बोला कौन से कॉमन थ्रेड्स है? तो अगर मालवेयर आ जाता है, फिशिंग हो जाता है, या फिर किसी ने सेशन को हाईजैक कर लिया, तो ये हमारे क्लाइंट सर्वर्स के लिए खतरा है। तो इस केस में बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए पेमेंट गेटवे इन ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है उसमें पेमेंट गेटवे का मेन काम क्या है? देखो यार, जो ई कॉमर्स है, पेमेंट गेटवे, मैं तो उसका जान बोलूंगा। अगर सारा का सारा चीज हो और ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो, राइट, तो कुछ मतलब ही नहीं है। सारा खेल यहाँ पैसे की है और पेमेंट गेटवे एक बैकबोन है ई कॉमर्स का, मैं तो इसको बैकबोन बोलूंगा। तो बोला इसका मेन फंक्शन क्या है? टू स्टोर कस्टमर डेटा सिक्योरली, कस्टमर डेटा को सिक्योर करने के लिए क्लाउड का यूज होता है या फिर जो स्टोरेज डिवाइसेज है उनका यूज होता है, तो मैं इसको काट दूंगा। टू प्रोसेस एंड ऑथराइज ऑनलाइन पेमेंट्स, यस, ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रोसेस करना और ऑथराइज करना हमारा ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे का काम है। टू मैनेज प्रोडक्ट इन्वेंट्री, नहीं, इन्वेंट्री क्या होता है? जो हमारा बिग स्टोर्स होते हैं, बिग फिजिकल स्टोर्स जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, तो ये हमारा नहीं है, स्टोरेज ये हमारा नहीं है। तो जो पेमेंट गेटवे है वो क्या है? प्रोसेस एंड ऑथराइज ऑनलाइन पेमेंट्स। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई के लिए काफी अच्छा से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आप इस नोट्स को लेकर प्रिपरेशन कीजिए, और इसके साथ ही साथ सारे जो अभी तक बीपीएससी और स्टेट के पेपर्स हुए हैं उनका पीवाईक्यू की साथ ही साथ आपको 15 और प्रॉब्लम सेट्स मिलेंगे, जिसके हेल्प से आप काफी अपने तैयारी में जान डाल सकते हैं।
इसको काफ़ी बेहतर तरीका से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी आप सिर्फ ऑफर में 99 पे ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसको लिया है और काफ़ी बेहतर तरीका से वो पढ़ रहे हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। राइट, मैं वीडियो में आगे बढ़ जाऊंगा और आपको बताऊंगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉपिंग कार्ट इन ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स, उसमें शॉपिंग कार्ट क्या है। तो आज के ज़माने में शॉपिंग कार्ट के बारे में कौन नहीं जानता है। जितने लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो डिजिटली कनेक्टेड हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारे ऐप्स को यूज कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रन करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, शॉपिफाई हो गया। तो इस टाइप के तमाम हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके हेल्प से हम लोग चीज़ों को परचेज करते हैं। राइट, तो बोला कि जो शॉपिंग कार्ट है ई कॉमर्स में, इसका क्या मतलब है। टू डिस्प्ले प्रोडक्ट रिव्यू नहीं, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके नीचे ही उसका रिव्यू दिखता है। राइट, टू होल्ड सिलेक्टेड आइटम्स बिफोर परचेज, परचेज करने से पहले सिलेक्टेड आइटम्स को होल्ड करना, शॉपिंग कार्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे मानो मुझे 5 सामान खरीदना है, तो मैं 5 सामान को एक एक करके ऑर्डर तो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो सामान मुझे पसंद आ रहा है पहले मैं उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दूंगा, पहले मैं उसको कार्ट में ऐड कर दूंगा और लास्ट में सारी की सारी चीज़ों को मैं एक साथ ऑर्डर कर दूंगा। उसको क्या बोलते हैं, शॉपिंग कार्ट। टू प्रोसेस पेमेंट्स डायरेक्टली, डायरेक्ट पेमेंट करना और शॉपिंग कार्ट में तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ चार्ज बैक इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में चार्ज बैक क्या है। देखो, चार्ज बैक क्या होता है, ये तब अगर होता है जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आ रहा है और हमने उसका पेमेंट कर दिया है। हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट है, हमने उसका गलती से पेमेंट कर दिया या फिर जानबूझ के पेमेंट कर दिया और बाद में मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके मनी को रिफंड कराने का प्रोसेस या फिर रिफंड कराना चार्ज बैक कहलाता है। राइट, जैसे मानो कोई अनऑथराइज परचेज हो गया या फिर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, या फिर हमने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया और वो प्रोडक्ट हमें आया नहीं है, हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, चार्ज बैक लूंगा, मतलब उसे रिफंड करवाऊंगा। ए रिफंड इनिशिएटेड बाय द कस्टमर्स बैंक फॉर अ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, ये हमारा आंसर इसका होगा। ए फी चार्ज बाय द पेमेंट गेटवे, नहीं, ये तो होता है ट्रांजेक्शन फी। अगर जो पेमेंट गेटवे चार्ज करता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन फी। एन ऑनलाइन पेमेंट कंफर्मेशन, ये तो आता है कि इसलिए आता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट हो गया है, तो उसकी एक स्लिप आती है, पेमेंट स्लिप। ये हमारे चार्ज बैक नहीं कहलाता है, चार्ज बैक हमारा ऑप्शन ए कहलाता है, जिसके हेल्प से हम लोग पैसों को रिफंड लेते हैं अगर प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया है या फिर कुछ गलत सामान हमने ऑर्डर कर दिया या फिर हमने अपने गुड्स को कैंसिल कर दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी बिजनेसेस हमारी चल रही हैं वो सारे के सारे सप्लाई चेन की हेल्प से ही कर रही हैं। राइट, तो सप्लाई चेन क्या होता है कि जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सप्लायर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसको सप्लाई करना, कि कैसे सप्लायर्स जो है उसके पास से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, उसके बीच बीच में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से मिडिलमैन्स आएंगे, उनको सपोर्ट करना, उनको बरकरार रखना हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन रोल है। टू ओवरसी द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई टू कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है। टू मैनेज एम्प्लॉय पेरोल एंड बेनिफिट्स, नहीं। टू डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सप्लाई चेन का थोड़ी है, सप्लाई चेन का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, ना कि डिजाइन करना। राइट, डायरेक्ट जो सप्लायर है उसके पास से सामान हमें कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा, ये सप्लाई चेन करता है, उसको पहुंचाने में अपनी दिन रात एक करता है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट डज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल इन ई कॉमर्स ऑफर। आपको पता होगा कि आप अमेजॉन प्राइम लेते होंगे, अमेजॉन प्राइम, इससे क्या होता है, या फिर जो फ्लिपकार्ट का प्लस वर्जन होता है, फ्लिपकार्ट प्लस ऐसा कुछ होता है, प्लस या फिर प्रो ऐसा कुछ वर्जन आता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लस का, प्राइम का, तो उसका क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत कम डिलीवरी चार्ज देना होता है
एकदम रेगुलर, कम से कम रेगुलर फीसेस देनी होती हैं, और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचा दिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए और ऐसे रेगुलरली आपको लगता है 7 डेज पहुंचने में, और अगर आप उसके प्राइम यूजर हैं, अगर आप उसके प्राइम यूजर है तो हो सकता है आपके पास 2 दिन में ही आ जाए, राइट। तो प्राइम का ये फायदा है कि आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको प्राथमिकता दी जाती है कि ये हमारा प्लस यूजर है, प्राइम यूजर है, इसके पास प्रोडक्ट जल्दी पहुंचाओ। तो बोला जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो क्या है, वन टाइम प्रोडक्ट एक्सेस नहीं, रिकरिंग डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर अ रेगुलर फीस, यस, एक रेगुलर फीस पे आपको बार बार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर हो जाती है। नहीं तो ऐसे मानो डिलीवरी चार्ज, मानो किसी प्रोडक्ट का 100 रुपया है, 100 रुपया है, और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा, तो हो सकता है आपसे 20 रुपया ही लगे, राइट। ओनली फ्री सर्विसेज विद एड्स, नहीं यार, एड्स दिखा के फ्री सर्विसेज, ये सारे के सारे मीडिया में होता है, ना कि हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में होता है, और ना ही हमारे ऑनलाइन चीजें में होती हैं, राइट। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिकरिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ईआरपी सिस्टम इन बिजनेस, ईआरपी सिस्टम बिजनेस में हमारा क्या होता है। देखो, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टू हैंडल ओनली कस्टमर कंप्लेंट्स नहीं, कंप्लेंट्स। जो ईआरपी होता है, ईआरपी वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो एंटरप्राइज है मतलब जो हमारा सेटअप है जहां से सारी चीजें हो रही हैं, उसके रिसोर्स को प्लान करता है। तो क्या ये केवल कस्टमर के कंप्लेंट्स को देखता है, नहीं, जो रिसोर्स प्लानिंग होता है वो बहुत सारी चीजों को देखता है, नॉट लिमिटेड टू कस्टमर कंप्लेंट्स ओनली। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। टू मैनेज एंड इंटीग्रेट कोर बिजनेस प्रोसेस टू डिजाइन वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स, जो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है ये हमारा वेब डेवलपर्स का है, वेब डेवलपर्स। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर बच रहा है वो बी बच रहा है, टू मैनेज एंड इंटीग्रेट कोर बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करना और क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इस केस में हमारा आंसर बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ फायर वॉल्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फायर वॉल्स होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, कि कौन से डिवाइसेस हैं, कौन से चीजें हैं जो नेटवर्क के अंदर आ सकती हैं, जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होकर रिसोर्सेज शेयर कर सकती हैं, राइट। मॉनिटर एंड फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, बिल्कुल सही बात है। इनक्रिप्ट ईमेल कंटेंट, इनक्रिप्शन फायरवॉल्स का काम नहीं है। फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, तो इसका काम नहीं है। मैनेज यूजर क्रेडेंशियल, जो यूजर क्रेडेंशियल्स होता है उसको होता है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है वो यूजर्स के क्रेडेंशियल को मैनेज करता है, तो फायरवॉल नहीं करता है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस केस में मैं एक के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द www प्रोवाइड इन ई कॉमर्स। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता है। तो जो www है वो ई कॉमर्स में क्या प्रोवाइड करता है, ओनली फाइल ट्रांसफर सर्विसेज, ये तो FTP करता है, ये तो नहीं होगा। ए डेटाबेस फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस, ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए डेटाबेस बनाने की क्या जरूरत है, मगर ए ग्लोबल यूजर इंटरफेस फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द की मैकेनिज्म बिहाइंड एफिलिएट मार्केटिंग इन ई कॉमर्स। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत सारा ऐड दिखता होगा कि इस प्रोडक्ट को खरीद लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, इसका ले लो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, राइट। तो सारे के सारे जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जो अमेजॉन है, जो फ्लिपकार्ट है, या फिर जो बड़े बड़े शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वो लोग अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो भी इनके प्रोडक्ट को रेफर करेगा, इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो उसको एक कमीशन मिलेगा। और जैसे ही वो अपना अकाउंट बनाएगा रेफर करने के लिए, तो उसको एक रेफरल लिंक मिलेगा, जिस लिंक से वो अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है कि कितने अभी तक सेल्स हुए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों का अभी प्रोडक्ट डिलीवर होना बाकी है, कितना लोगों का स्टेटस पेंडिंग है, राइट। सारा का सारा चीज वो देख सकता है एक एफिलिएट लिंक के तहत।
तो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग बाय एफिलिएट्स डायरेक्ट नहीं होता है। कमीशंस ऑन थ्रू ट्रैक्ड रेफरल लिंक, यस, जैसे ही कोई इंसान है या फिर कोई इंडिविजुअल है जो एफिलिएट अकाउंट बनाता है तो उसको एक रेफरल लिंक मिलता है, उस लिंक पे सारे इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। फिक्स्ड सैलरी जॉब थोड़ी है, बगा इसको, ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन का मेन पर्पस क्या है? जो कॉल टू एक्शन का मेन पर्पस क्या है ई कॉमर्स पे? टू इंटरटेन यूजर्स विद एनिमेशन, यूजर्स इंटरटेनमेंट करने थोड़ी मान जाता है, मगर टू प्रॉम्प्ट यूजर्स टू टेक स्पेसिफिक एक्शन लाइक बाय नाउ, बिल्कुल सही बात है। कॉल टू एक्शन मतलब उससे एक्शन करवाओ, उसने प्रोडक्ट को देख लिया, सर्विसेज को देख लिया, अब उससे एक्शन करवाओ, उससे पैसे अपने अकाउंट में मंगवाओ, क्योंकि जब तक यूजर परचेज नहीं करेगा पैसे आपके पास नहीं जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर देखने को यहाँ मिल रहा है। और जो कॉल टू एक्शन है, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे बाय नाउ, परचेज नाउ, गेट इट नाउ, ऑफर कमिंग सून, ऑफर जाइंग सून, राइट। टू डिस्प्ले कंपनी हिस्ट्री, इसका कुछ काम नहीं है कॉल टू एक्शन में, तो हमारा बी आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर पेमेंट गेटवे? एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको आप याद रखना कि बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। जैसे मानो आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, राइट, तो आप डायरेक्ट कैसे सेल करोगे? या तो एक तरीका ऐसा है कि आप डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए पेमेंट आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने क्यूआर पे एक्सेप्ट कर लो, राइट। या फिर एक तरीका है कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को आप बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं उन पे अपलोड कर दो और उनका लिंक आप शेयर कर दो। वो लोग क्या करेंगे, आपके पेमेंट को कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डालते रहेंगे और एक छोटा सा कमीशन वो लेते हैं। जैसे मानो कि अगर कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो हो सकता है वो 10% कमीशन आपसे लेगा। जैसे रेजर पे है, हो सकता है 10% आपसे कमीशन ले, राइट। तो रेजर पे क्या है हमारा? ए पेमेंट गेटवे है। क्या शॉपिफाई है? नहीं, ये तो हमारा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। ये हमारा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग। वर्डप्रेस, ये हमारा सीएमएस है, सीएमएस। वर्डप्रेस क्या है? सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके हेल्प से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। वर्डप्रेस एक काफी तगड़ा टूल है, एक टूल है जिसके हेल्प से हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से वेबसाइट बनाते हैं, राइट। तो इस केस में हमारा रेजर पे हो जाएगा। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉपुलर पेमेंट गेटवे हैं, मैं उनका नाम यहाँ अटैच कर रहा हूँ, आप उसको देखो। देखो क्या क्या है। रेजर पे है जो इंडियन पेमेंट प्रोसेसर है, फिर पेपाल ग्लोबल है, स्ट्राइप, फिर पेटीएम, फिर सीसी एवेन्यू, फिर इंस्टामोजो, कैश फ्री, स्क्वायर, अमेजॉन पे, गूगल पे। तो ऐसे ही तमाम तरह के पेमेंट गेटवे हैं जो आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने का मौका देती हैं और ये लोग अपना कुछ कमीशन आपसे लेते हैं। आपसे ये लोग कुछ कमीशन लेते हैं पेमेंट को एक्सेप्ट करने के बदले, और आपको सीमलेसली, बिना किसी गलती के, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी टेंशन के पेमेंट ये लोग कलेक्ट करते हैं और आपके खाता में डालते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिजिटल वैलेट? जो डिजिटल वैलेट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिजिटल वैलेट, जैसे मान लो कि फोन पे का वैलेट है, जैसे पेटीएम का वैलेट है, ये हमारे क्या है? डिजिटल वैलेट है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि डिजिटल करेंसी को रखना ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। क्या? जनरेट कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू और डिजिटल वैलेट से क्या मतलब तालमेल है? कुछ नहीं। टू डिस्प्ले प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट होता है वो डिजिटल वैलेट का काम नहीं होता है, ये जो एडवर्टाइजर होते हैं, एडवर्टाइजर, उनका काम होता है। टू स्टोर एंड मैनेज डिजिटल करेंसी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ईपीएस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ई कॉमर्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ईपीएस है वो बैकबोन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि जो ईपीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यानी ईपीएस है, इसको ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स, ई यहाँ लिखा है, ई यहाँ लिख देता हूं मैं, ई कॉमर्स का बैकबोन क्यों बोलते हैं? इट हैंडल्स प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिलीवरी। क्या ये प्रोडक्ट्स के
पैकेजिंग और डिलीवरी को देखता है? नहीं, ये इन्वेंट्री देखता है, इसको भगाओ। इट मैनेजेस वेबसाइट कंटेंट, ये हमारा कौन देखता है? CMS, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट इनेबल सिक्योर एंड फास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन, यस, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है वो क्या करता है? काफी सिक्योरली और जल्दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, रियल टाइम में ट्रांजेक्शन करता है। रियल टाइम में क्या मतलब भैया? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ अभी पेमेंट कर रहा हूँ अभी, तो अभी आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। रियल टाइम, अगर मैं 10:01 पे किया हूँ तो 10:01 पे आपके खाता में पैसा चला जाएगा। इसका मतलब है रियल टाइम। तो इस केस में मैं बी के साथ जाऊंगा और बी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ iDesk ऑनलाइन स्टोरेज इन ई-कॉमर्स? जो iDesk है वो आपके स्टेट के पेपर में पूछा गया है। आप स्टेट के प्रीवियस पेपर्स को देख सकते हैं, उसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, 2 वीडियो मैंने डाला हुआ है 1 घंटे का, आप उसको देख सकते हैं, आपके स्टेट्स का PY की कवर हो जाएगा। तो बोला जो iDesk है वो क्या है? वो है सबसे पहले ऑनलाइन स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है? होस्टिंग मार्केटिंग वीडियो। क्या है? मार्केटिंग वीडियो को होस्ट करने में काम आता है मार्केटिंग वीडियो को? नहीं, इस मार्केटिंग वीडियो को होस्ट करने में काम आता है जो आपके होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ओ, सिक्योरली स्टोरिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन स्टोरेज है तो क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट को स्टोर करेगा। जनरेटिंग प्रोडक्ट इनवाइसेस, ये हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इनवाइस करने के लिए होता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर, देखो मैं आपको हर एक ऑप्शंस को बता रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि जनरेटिंग प्रोडक्ट इनवाइस, इनवाइस कौन बनाता है? जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है वो। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है, राइट। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच लेयर इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके आर्किटेक्चरल पार्ट कौन कौन से हैं? क्या कंटेंट लेयर है, क्या इंटरफेस लेयर है, क्या ट्रांजेक्शन लेयर है? यस, तो देखो जो ट्रांजेक्शन लेयर होता है ट्रांजेक्शन को करता है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग। फिर तुम्हारा हो गया पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट सिस्टम्स। इंटरफेस में क्या हो गया? जैसे हमारा यूजर को कैसा इंटरफेस दिखेगा? यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन। अगर अच्छा इंटरफेस नहीं होगा तो क्या यूजर आपकी वेबसाइट पे, आपके ऐप पे आना चाहेंगे? नहीं। अगर यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या कोई भी बंदा आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। और जो कंटेंट होता है वो क्या करता है? ए प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, मैनेज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कि किस टाइप से आप प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे प्रेजेंट किए हैं। अगर आप अच्छे से अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, यूजर अच्छा से नहीं देख पाएगा, नहीं समझेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इस केस में अगर आप बात करें कि आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क कौन है, तो मैं देख रहा हूं कंटेंट लेयर भी है, इंटरफेस लेयर भी है, ट्रांजेक्शन लेयर भी है। मतलब इस केस में हमारे सारे के सारे लेयर हैं आर्किटेक्चर लेयर, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑन द वेब इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा सिक्योर कब है? SSL TLS प्रोटोकॉल की हेल्प से, डिजिटल सर्टिफिकेट की हेल्प से, प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर। प्लेन टेक्स्ट अगर है तो सिक्योर तो नहीं है, उसको कोई भी हैक कर सकता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या जो SSL है उसके हेल्प से सिक्योर हो जाता है? यस, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, और इसके नाम में ही सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी देता है। दूसरा TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब देखो जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होता है वो क्या होता है? जो सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी होता है वो हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करता है, मतलब ये भी हमारा सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो दोनों है, मतलब बी, मतलब ए और बी दोनों हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID एंड इट्स प्राइमरी यूज? ये हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। MMID क्या होता है? प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें पूछा गया। तो MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मनी
मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ओके। मोबाइल मैनेजमेंट आईडी नहीं, मल्टी मर्चेंट आईडी नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। यूज फॉर IMPS बेस्ड फंड ट्रांजेक्शन, जो MMID है उसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और इसके हेल्प से हम लोग IMPS बेस्ड ट्रांजेक्शन को करते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है IMPS का? इसका है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। जो MMID है, MMID ये क्या होता है? 7 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, 7 डिजिट यूनिक नंबर, 7 डिजिट का एक नंबर होता है जो बैंक असाइन करता है मोबाइल बैंकिंग के लिए, असाइंड बाय बैंक फॉर मोबाइल बैंकिंग। जो MMID है वो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, मतलब जो मनी हम लोग मोबाइल से भेज रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग के से हेल्प से भेज रहे हैं, तो उसका एक आईडी है जो 7 डिजिट का होता है, राइट। 7 डिजिट का होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट, और यहाँ देखो बहुत सारे इंटरफेसेस का मैं फुल फॉर्म रख दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा गया था IMPS का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, UPI का फुल फॉर्म क्या है, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो सारे के सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तो सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको याद करना। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ओके। और एग्जांपल जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारा इसका एग्जांपल है। नेफ्ट मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स, QR कोड मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। देखो QR कोड को मार्केट में 90% लोग स्कैनर बोलते हैं, स्कैनर देना। अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो बोलता है स्कैनर दो, उसको बोलना चाहिए QR कोड दो। स्कैनर तो भाई मेरे पास है, मैं तो स्कैन करूंगा, अपने फोन के स्कैनर से मैं स्कैन करूंगा, राइट। देखना आप 90% लोग यही मांगते हैं कि भाई स्कैनर भेजना, राइट। 90% लोग। POS पॉइंट ऑफ सेल, NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है अभी कभी, और इन सारे के सारे फुल फॉर्म्स को, जितने भी हमने फुल फॉर्म्स यहाँ लिखा है उसको एक बार आंख बंद करके पढ़ना है, उसको समझना है और याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि MMID का फुल फॉर्म बताओ, और उस समय अगर आपको याद नहीं होगा तो काफी सारी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा और आप गलती मारेंगे। जैसे पूछ दिया कि RTGS का फुल फॉर्म क्या है, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो क्या वो सही बता सकता है? नहीं बता सकता है, जाहिर सी बात है गलती होगा, तो आपको इसको याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA इन साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स मेन पर्पस? तो जो CIA होता है इसका फुल फॉर्म होता है, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी को एक बार यहां से भगा दूं तो हो जाएगा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म में नहीं बोल रहा हूं, जनरल टर्म में बोल रहा हूं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन यहां एक लगा दिया साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के केस में आपको याद नहीं है तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप इसी को टिक मारते, आप इसको टिक मारते कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे पता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के टर्म में इसका फुल फॉर्म में नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो गोपनीयता के साथ करें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब काफी इंटीग्रेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना चाहिए। इंश्योर्स सिक्योर डेटा हैंडलिंग। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा गलत है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स कंज्यूमर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? कौन है जो काफी अच्छे से कंज्यूमर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है? डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। देखो कंज्यूमर ओरिएंटेड मतलब कंज्यूमर को डायरेक्ट फायदा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक है मतलब ऑनलाइन होना चाहिए।
तो डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बिटवीन बायर एंड सेलर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओनली होलसेल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऐसा थोड़ी लिखा है कि केवल होलसेल चाहिए। इन पर्सन शॉपिंग एक्सपीरियंस, अगर इन पर्सन है मतलब फिजिकल है, अगर इन पर्सन हो रहा है तो मतलब वो फिजिकल है। जब फिजिकल है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। तो हमारा आंसर ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज कॉपीराइट प्रोटेक्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड? जैसे देखो, इसके पहले मैंने क्या किया था, एक वीडियो बनाया था, राइट, एक वीडियो बनाया था मैंने विप्रो कंपनी के लिए, विप्रो। तो विप्रो का जो कॉपीराइट टीम था उन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया और मेरे वीडियो को डिलीट कर लिया। वो कैसे मेरे को कॉपीराइट दे दिए? वो कॉपीराइट इसलिए दे दिए कि उन लोगों ने काफी सारी चीजों का कॉपीराइट खरीद के रखा है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि जो मेरा ई बुक है, जो मेरा ई बुक है उसका कॉपीराइट मेरे पास है। अगर इस ई बुक को बिना मेरे कंसेंट के कोई बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो मैं उस पर कॉपीराइट का केस कर दूंगा, मैं उसको लीगल नोटिस सेंड कर सकता हूं और साथ ही साथ मैं उससे 2 लाख रुपया का चार्ज भी लगवा सकता हूं। मैं उसके ऊपर 2 लाख रुपया का लीगल नोटिस भेज सकता हूं, राइट। ये हमारे कॉपीराइट इसके रूल है। तो बोल रहा है कि कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है डिजिटल वर्ल्ड में? ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और म्यूजिक। यस, अगर आप डिजिटली काफी सारी चीजें क्रिएट करते हैं, जैसे मानो मैंने ई बुक लॉन्च किया है और मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, मैं कुछ टेक्स्ट बना रहा हूं, मैं कुछ गाना गा रहा हूं, ऑनलाइन की दुनिया में अगर मैं सारी चीजें कर रहा हूं, तो मैं इसका कॉपीराइट क्लेम अपने पास रखूंगा, इसका कॉपीराइट अपने पास रखूंगा। कोई भी बिना मेरे कंसेंट के यूज करेगा तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा, मैं उस पर लीगल नोटिस सेंड कर दूंगा। फिजिकल गुड्स सोल्ड ऑनलाइन, ये तो कॉमर्स हो गया, ये हमारा कॉपीराइट थोड़ी है। यूजर पासवर्ड एंड लॉगिन डेटा, ये हमारा नहीं होगा, ये ऑथेंटिकेशन का डेटा है। तो इस केस में हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन अ ट्रेडिशनल ऑनलाइन ऑक्शन? ऑक्शन मतलब क्या होता है? बोली लगाना। ट्रेडिशनल ऑनलाइन ऑक्शन, ट्रेडिशनल मतलब पहले कैसे बोली लगती थी। जैसे बोली कैसे लगती थी, जैसे मानो कोई घर है, मानो कोई घर है जिसकी कीमत मान लो कितना भी है, तो जो घर का मालिक है वो बोला है कि 10 लाख इसकी कीमत है, 10 लाख, और वहां 20 लोग पहुंच गए हैं, 20 लोग सब बोल रहे हैं घर मुझे चाहिए। तो इसमें से क्या हुआ कि जो पहला लोग है बोला कि नहीं 10 लाख दाम है, मैं 11 लाख दूंगा। घर का जो मालिक है उसने दाम फिक्स किया कि 10 लाख, मुझे कम से कम 10 लाख तो चाहिए, इसके ऊपर आप लोग बताओ कितना दे सकते हो। तो लोग हैं 20, सारे लोग हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर एक जो घर है 20 आदमी को थोड़ी मिलेगा, तो उस समय लगेगी बोली। उसमें क्या लगेगी? उस समय बोली लगेगी कि जो सबसे ज्यादा दाम देगा उसको घर मिलेगा। तो एक आदमी 11 लाख लगा दिया, तो फिर दूसरा लगा दिया 12 लाख, कोई 14 लाख, कोई 18 लाख, कोई 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ तक इन्होंने पहुंचा दिया। तो जो 1 करोड़ रुपया देगा, 10 लाख का जो घर था उसका दाम उन्होंने कर दिया 1 लाख, बोली लगा लगा के, राइट। तो ऐसे इसका दाम बढ़ता है। बायर्स compete by increasing their bids for a product। बायर्स मतलब खरीदने वाले, ये सारे के सारे लोग खरीदने वाले थे। जो घर था वो बेचने वाला 10 लाख में बेच रहा था, ये सारे के सारे जो लोग हैं 20 लोग वो खरीदने वाले हैं। तो बायर्स compete by increasing their bids for a product। यस, बोली को लगाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं उसका दाम। सेलर्स लोड द प्राइस, नहीं, ये तो रिवर्स ऑक्शन में हो जाएगा। बोथ बायर्स एंड सेलर्स, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, What is the main feature of reverse auction? देखो, एक था ऑक्शन, मतलब इसमें जो बायर्स थे, इसमें ज्यादा ज्यादा बायर्स थे। मतलब एक घर था और खरीदार इसके 20 थे। एग्जाम्पल के लिए क्या था, जो ऑक्शन था उसमें एक घर था और 20 खरीदने वाले थे, मतलब खरीदने वाले ज्यादा थे, राइट। तो इसमें प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एक किसी को खरीदना है, कोई एक आदमी खरीद सकता है, राइट। लेकिन जो रिवर्स ऑक्शन है उसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, बायर्स जैसे मानो एक है और सेलर्स बहुत हैं, सेलर्स बहुत हैं। अब ध्यान समझो, जैसे मानो ये सारे सारे सेलर्स हैं, सेलर्स, और मैं हूं कुछ खरीदने वाला। जैसे मानो मुझे एक वेबसाइट बनाना है अपने टीचिंग करने के लिए, एक वेबसाइट बनाना है या फिर एक ऐप बनाना है, तो मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा, कि वेबसाइट मेकिंग एजेंसी, तो मेरे पास 10 ऑप्शन आया, 10 ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे, इसमें से जो सबसे कम मुझे पैसा लेगा, सबसे कम में जो मेरे को सर्विस देगा, मैं उसके पास जाऊंगा। बायर में क्या था, कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको घर मिलेगा, राइट।
इसमें क्या है कि जो सबसे कम में वेबसाइट बनाएगा उससे मैं बनवाऊंगा। तो ये सारे लोग में कंपटीशन हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मैं जैसे मानो 1 लाख में बना दूंगा, तो कोई बोलेगा मैं तो 90,000 में ही बना दूंगा, कोई बोलेगा मैं 70,000 में बना दूंगा, कोई बोलेगा मैं 50,000 में बना दूंगा। तो सबसे लास्ट वाला बोल रहा है कि मैं 30,000 में बना दूंगा, 30,000 से कम में नहीं हो सकता। तो जो 1 लाख उसका दाम था वो घट के हो गया 30,000। आप ऑक्शन में देखे हैं कि जो 10 लाख दाम था वो बढ़ के 1 करोड़ हो गया था। लेकिन रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, दाम घटते जाता है। जो 1 लाख रुपया हमसे मांग रहा था वेबसाइट बनाने का, वो अभी बहुत सारे ऑप्शंस होने के कारण एक कंपनी है जो 30,000 में ही मान गया है कि मैं आपकी वेबसाइट को 30,000 में ही बना दूंगा। राइट। तो मुझे लग रहा है इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं दिया जा सकता है आपको समझाने के लिए। अगर अभी भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। 1 मिनट से कम लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, आपको मजा आ गया होगा। राइट। तो क्या हो जाएगा, सेलर्स compete बाय लोअरिंग प्राइसेस टू विन द बायर्स बिजनेस। यस, इसमें जो सेलर्स होते हैं, जो बिक्री करने वाले होते हैं, वो लोग कंपटीशन करते हैं अपने आप में कि मैं कम में कर दूंगा, मैं कम में कर दूंगा। राइट। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। बायर्स इंक्रीज नहीं, प्राइस इज फिक्स्ड नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डज कस्टमाइजेशन मीन इन ई कॉमर्स। जो कस्टमाइजेशन है इसका काफी तगड़ा रोल है। अगर कस्टमाइजेशन नहीं होता तो काफी सारी कंपनियां तो बंद ही हो जाती। पूछो कैसे, जैसे मान लो मेरा जो चैनल है रोजगार लॉजिक, इसका मुझे टी शर्ट प्रिंट कराना है। ठीक है, इसका मुझे टी शर्ट प्रिंट कराना है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे से पढ़ेंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मैं टी शर्ट गिफ्ट करूंगा। जैसे मान लो मैं उनको टी शर्ट गिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उनको मैं दूंगा एक टी शर्ट। जो जितने लोग पास कर जाएंगे मेरे मटेरियल से पढ़ने के बाद, मैं सबको एक टी शर्ट दूंगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जो टी शर्ट मैं दूंगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रिंटिंग करनी है, कि आगे कैसे लोगो बनाना है, कैसे नाम लिखना है, पीछे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है टी शर्ट्स के, ये मैं बताऊंगा। तो अगर कस्टमाइजेशन नहीं होता तो क्या ये मैं बता पाता? नहीं। तब तो कंपनी को जो मन करता वो बना देती कि हाँ आपका लोगो ऐसे ही रहेगा, हम लोग रोजगार लॉजिक के नाम पर यहीं लिखेंगे, यूट्यूब लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। राइट। तो कस्टमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से जो यूजर है, जिसको प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना है, उसके हिसाब से हम चीजों को कस्टमाइज करते हैं। जो एंड यूजर है, जिसको प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना है, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को क्या करते हैं, कस्टमाइज। राइट। तो कस्टमाइजेशन क्या है? ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट टू ऑल यूजर्स नहीं। अलाउिंग यूजर्स टू पर्सनलाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज। यस, यूजर्स को अलाउ करते हैं कि तुम यार अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर दो, कैसे तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए, कैसे सर्विसेज चाहिए। सेलिंग ओनली फिजिकल प्रोडक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ मर्सेंटाइल प्रोसेस मॉडल्स। इसका की फीचर्स क्या है? देखो, जो मर्सेंटाइल है इसका मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। मतलब अगर ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन करना है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो इसमें कितने स्टेप्स होंगे? स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स होगा? जैसे मानो कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले प्रोडक्ट को देखूंगा, प्रोडक्ट देख लिया, फिर मेरे को पसंद आएगा तो मैं उसको ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर जाने के बाद फिर मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर मुझे सिलेक्ट करना होगा कि यूपीआई से करूंगा, नेट बैंकिंग से, किससे करूंगा, या फिर कैश ऑन डिलीवरी करूंगा, और फिर मैं उसको पेमेंट करूंगा, फिर मेरे पास रिसीट आएगा, फिर मेरा ऑर्डर होगा। राइट। तो काफी सारा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, जो फिजिकली हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको मैनेज करना। फेस टू फेस नेगोशिएशन, जब फेस टू फेस नेगोशिएशन है तो मर्सेंटाइल तो नहीं है, इसको भगाओ। आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, और देखो जो हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, इसमें इतने सारी चीजें, प्रोडक्ट को पहले सर्च करना, फिर ऑर्डर करना, फिर पेमेंट करना, फिर डिलीवरी, फिर कस्टमर सपोर्ट, जो मैंने आपको यहाँ बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं, वही सारी चीज यहाँ लिखी गई है। नेक्स्ट, तो मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप सच में पढ़ ही रहे हैं तो एक जोर शोर से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करके पढ़ें, और ऐसे पढ़ें कि सिलेक्शन इस स्टेट में हो ही जाए। राइट। क्योंकि काफी दिनों के बाद इसका मौका मिला है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मौका आपके हाथ से जाए। अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस ई बुक को आप ले सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास पता नहीं चल पा रहा कि आप कैसे पढ़ें,
तो आप डेफिनेटली इसका हेल्प ले सकते हैं और आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं और इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव विच मर्सेंटाइल मॉडल इज मोस्ट रिलेवेंट। कंज्यूमर्स की पर्सपेक्टिव से कौन सा जो मर्सेंटाइल मॉडल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट होता है, स्टोर फ्रंट एक होता है कोई इंडिविजुअल सेल कर रहा है, एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल सेल कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस मतलब कोई हमारे पास बहुत सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, मेनी सेलर्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट, सेलिंग देयर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, देखो ध्यान सुन लो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मानो अगर मैं कोई अपना ई बुक सेल कर रहा हूँ, अपना नोट सेल कर रहा हूँ, तो इसका मालिक मैं खुद हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट है, मेरा खुद का वेबसाइट है जिसपे मैं डेटा को मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का क्या मतलब है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों सेलर्स हैं और सारे के सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस मतलब हो गया जहां बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट मतलब हो गया कि एक कोई इंडिविजुअल अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, राइट। तो ये दोनों के दोनों हमारे इसके पर्सपेक्टिव है और इस केस में मैं बोथ के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कौन है जो काफी बेहतर तरीका से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये तो एक बार में मुझे ऑप्शन मिल गया। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, कैश इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है। फिजिकल चेक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो हमारा आंसर ए हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, विच आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। डिजिटल टोकन बेस्ड एंड स्मार्ट कार्ड, सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्रेडिट कार्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्या बार्टर ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं। इसमें क्या होता है, आप एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ सम अदर गुड्स। इसमें क्या होता था कि जैसे मानो आपके पास, मान लेता हूं जैसे आपके पास गेहूं है, हिंदी लिखता हूं गेहूं, और आपको चावल चाहिए, आपको चाहिए चावल। तो आप क्या करोगे, जिसके पास चावल है उसको आप गेहूं दे दोगे और इसका चावल आप ले लोगे। ये हमारा बार्टर सिस्टम। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले आपको इसी सारी चीज के बारे में पढ़ाई जाती है कि मोड ऑफ एक्सचेंज क्या थे। पहले तो पैसा नहीं था, राइट। जब काफी समय पहले की बात है जब पैसा नहीं हुआ करता था, तो जो मीडियम था एक्सचेंज करने का, हम लोग सामान को एक्सचेंज करते थे कि मेरे पास ये सामान है और तुम्हारे पास ये नहीं है, तो तुम मेरे सामान को ले लो, मैं तुम्हारे सामान को ले लूंगा, राइट। वो बार्टर सिस्टम हमारा यूज होता था, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन थ्रेड्स टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है इसकी कॉमन थ्रेड्स क्या है, मतलब क्या इसमें दिखते हैं। फ्रॉड एंड डेटा इंटरसेप्शन, फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मालवेयर अटैक हो सकता है, जैसे वर्म्स हो गया, वायरस हो गया, हाँ हो सकता है। क्या फिजिकल थेफ्ट ऑफ कैश हो सकता है। बोल रहा है कि कॉमन थ्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में फिजिकली क्या करने आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले एड ऑन वेबसाइट। डिस्प्ले एड मतलब प्रचार। आप जैसे ही देखते होंगे कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते होंगे तो आपको बहुत सारा प्रचार दिखता होगा। तो बोला कि जो डिस्प्ले एड है एक टाइप ऑफ एड है, डिस्प्ले एड। इसका क्या मतलब है, बैनर एड सोन एट द टॉप और साइड ऑफ वेब पेज। बैनर एड जो वेब पेज के टॉप में या साइड में दिखता है। एसएमएस नोटिफिकेशन, ये ऐड थोड़ी है, ये ऐड है लेकिन डिस्प्ले ऐड नहीं है, राइट। ये ऐड है एक तरह का, आप एसएमएस से नोटिफिकेशन भेजते हो, मतलब एक तरह से आप प्रचार कर रहे हो, राइट, लेकिन डिस्प्ले ऐड नहीं है। फिजिकल बिलबोर्ड, ये भी एक प्रचार है, फिजिकल बिलबोर्ड भी एक प्रचार है, लेकिन डिस्प्ले ऐड नहीं है। तो ये हो जाएगा बैनर ऐड जो मुझे दिखता है वेब पेज पे। नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ काफी सारे एड्स के टाइप आपके पास रखे हैं। बैनर एड्स, पॉपअप एड्स, नेटिव एड्स, वीडियो एड्स, फिर इंटरस्टिशियल एड, साइड बार एड्स, कॉन्सर्ट कंटेंट, पुश नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया एड्स और सर्च एड्स। इतने सारे टाइप्स के एड्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। मतलब बैनर एड्स क्या होता है, ग्राफिक एड्स डिस्प्लेड एट टॉप, बॉटम और साइड्स।
पॉपअप एड्स, एड्स दैट ओपन इन न्यू विंडो और ओवरले। ऐसे ही सारे के सारे टाइप्स के एड्स हैं। जैसे आप यहाँ क्वेश्चंस देखें, जैसे आप यहाँ देखें कि देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्ले ऐड का क्या फंक्शन है। तो अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि बैनर ऐड शोन एट टॉप एंड साइड ऑफ वेब पेज, राइट। तो बैनर ऐड क्या है, ग्राफिक ऐड डिस्प्ले टॉप बॉटम या साइड कहीं भी दिखा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे के सारे एड्स को याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नहीं जानता है किस टाइप के एड्स के बारे में पूछ दे। क्या पता आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट एड्स के बारे में पूछ दे कि पेड आर्टिकल्स या फिर पोस्ट प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। क्या पता है पूछ दे सर्च एड, पेड एड्स अपेयरिंग इन सर्च गूगल इंजन रिजल्ट। जैसे आप सर्च करते होंगे, जैसे मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, जैसे मान लो आप ट्रिमर सर्च कर रहे हो, ट्रिमर, ठीक है। जैसे आप ट्रिमर सर्च कर रहे हो और आप इसके आगे लगा रहे हो, जैसे फिलिप्स का ट्रिमर चाहिए, फिलिप्स का ट्रिमर। जैसे आप क्रोम पे फिलिप्स का ट्रिमर सर्च किए तो सबसे पहले आ जाएगा इनोवा का ट्रिमर, मान लो इनोवा, और यहाँ लिखा रहेगा ऊपर स्पॉन्सर्ड। तो ये हो गया हमारा सर्च ऐड। हमने सर्च किया है फिलिप्स का, लेकिन इनोवा वाले ने उसको पैसा दिया है तो हमारा इनोवा का ट्रिमर यहाँ दिखाएगा, राइट। तो उसको बोलते हैं सर्च एड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पॉपअप ऐड। पॉपअप मतलब जो अपने आप पॉपअप आता है, पॉपअप। एन ऐड दैट अपीयर्स इन अ न्यू ब्राउजर विंडो एंड ओवरले व्हाइल ब्राउजिंग। ए प्रिंटेड कूपन मेल टू यूजर्स, नहीं। ए वॉइस ऐड, नहीं। इसका आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो सबसे पहले आपके पास अगर ईडीआई दिया रहेगा तो फुल फॉर्म ही पूछ देगा कि ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आप बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब इसका मेन यूज क्या है, एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मैनेजिंग इंटरनल एम्प्लॉय कम्युनिकेशंस के लिए नहीं होता है। फैसिलिटेटिंग इन स्टोर कस्टमर पेमेंट, यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ है इन स्टोर, कीवर्ड पकड़ो। इन स्टोर मतलब फिजिकल, तो क्या फिजिकल हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका आंसर हो जाएगा। विच इशू इज अ मेजर कंसर्न इन ईडीआई इंप्लीमेंटेशन। ईडीआई का फुल फॉर्म बताओ, आपको करना है कमेंट, देखना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया आपको देखना नहीं है, कमेंट करना है। बोला कि मेजर इशू क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिजिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन ए सॉफ्टवेयर यूजेज। तो सबसे तगड़ा इसका आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, मेजर कंसर्न क्या है ईडीआई पे, मेजर कंसर्न क्या है, मतलब क्या दिक्कत कर रही है ईडीआई में। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यस, इसको काफी लीगली चीजें करनी पड़ती है और उसमें काफी ज्यादा पैसा और प्रोसेस इन्वॉल्व है। फिजिकल तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक है तो फिजिकल तो नहीं होगा, काटो इसको। एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन सॉफ्टवेयर यूजेज, यस, अगर आप सारे के सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनको उस सॉफ्टवेयर को यूज करना आता हो। अगर उस सॉफ्टवेयर को वो लोग समझेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, राइट। तो ए और सी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज ईडीआई सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो ईडीआई होता है, ईडीआई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कैसे सपोर्ट करता है। ईडीआई का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है, मैंने आपको अभी कहीं बताया है, आपको देखना नहीं है। ऑटोमेट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनीज, जो ईडीआई है मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या वो ऑटोमेटिक बिजनेस ट्रांजेक्शन को कर देगा कंपनी के बीच। लिमिट्स ट्रांजेक्शन टू मैनुअल्स पेपर बेस्ड प्रोसेस, लिमिट्स ट्रांजेक्शंस टू मैनुअल पेपर बेस्ड, क्या जो मैनुअल पेपर बेस्ड हैं उनको लिमिट कर देगा, नहीं। एक्सक्लूड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्या सिक्योरिटी है और इसको प्राइवेसी को खत्म कर देगा, नहीं, ये हमारा ऑटोमेटिक कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या कर देगा, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ की डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड डेटा स्टोरेज, मैनुअल रिकॉर्ड। देखो जब इलेक्ट्रॉनिक का बात आएगा तो मैनुअल और फिजिकल तो आएगा ही नहीं, इसको साफ भगाना है। फिजिकल कुरियर, फिजिकल भी नहीं होगा, तो इस केस में आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट इज कॉमनली स्टोर्ड इन कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी। किस टाइप के डिजिटल डॉक्यूमेंट को हम लोग कॉर्पोरेट के डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। ओनली प्रिंटेड पेपर कॉपीज,
जब हम डिजिटल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रिंटेड क्या करने आएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करने आएगा उसमें, भगा दे उसको। हैंड रिटन नोट्स आएगा इसमें? नहीं, इसमें आएगा टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया कंटेंट। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मेजर इशू बिहाइंड डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिजिटल लाइब्रेरी? अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल लाइब्रेरी का, उसका मेजर इशू क्या देखने को मिलता है? इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट्स, लिमिटिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी टू ऑफलाइन यूजर्स, सही बात है। अवॉइडिंग डिजिटलाइजेशन, अवॉइडिंग थोड़ी हम करते हैं, अवॉइडिंग नहीं करते हैं। क्या लिमिटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट को कि ऑफलाइन यूजर्स को कम से कम पहुंचे? ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमें पहुंचाना है, डिजिटलाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाएँ। इसका आंसर होगा इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ई कॉमर्स है, इससे बाहर नहीं पूछा जाने वाला है। और मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, बहुत सारे पीपीटी मैंने आपके पास लेकर आया था जिसको आपको याद करना है, उसका फुल फॉर्म याद करना है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं, ई कॉमर्स क्या होता है। मैंने बहुत बेहतर तरीका से आपको समझाया है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 से 3 बार कर लेते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे बाहर आपके मल्टीमीडिया बोल रहा हूँ, ई कॉमर्स में से कुछ नहीं आएगा। आप जाकर सारा का सारा सिलेबस देख सकते हैं, आप सारा का सारा पीवाईक्यू देख सकते हैं, राइट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया था सारे के सारे मैंने उसको इसी में डाल दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपको